पांच कर्मेंद्रियां हैं और पांच ज्ञानेंद्रियां हैं। मतलब स्थिति भी है और फिर मतलब शरीर में भी देखिए यही बात है कि पांच ज्ञानेंद्रियां हैं और पांच कर्मेंद्रियां हैं। जैसे जीवन में है कि पांच क्रिया स्थिति में है और पांच गति में है, ऐसी देखिए जीवन में भी पांच ज्ञानेंद्रियां हैं और पांच कर्मेंद्रियां हैं। क्या है पांच ज्ञानेंद्रियां? एक 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 करके बोलिए, माइक ले लीजिए, जिसके पास भी हो वो बोलिए। कौन कौन सी है पांच ज्ञानेंद्रियां? क्या है? पांच ज्ञानेंद्रियां और पांच कर्मेंद्रियां। बताइए, पांच ज्ञानेंद्रियां बताइए, मैं लिखती हूं। पांच ज्ञानेंद्रियां, आंख, आंख, नाक, कान और पांच कर्मेंद्रियां। बताइए, खड़े होकर बताइए या माइक ले लीजिए। हाथ, पैर, हाथ, पैर और मुंह और पांच कर्मेंद्रियां। किसको बोलते हैं ज्ञानेंद्रिया? ज्ञानेंद्रिया किसको बोलते हैं? जिनसे ज्ञान लेते हैं। और कर्मेंद्रिया किनसे बोलते हैं? जिनसे कर्म करते हैं। मतलब ये स्थिति है, ज्ञानेंद्रिया स्थिति है और कर्मेंद्रिया गति है। तो क्या है कर्मेंद्रिया और क्या है? और कल बच्चों को आप पढ़ाओगे पांच ज्ञानेंद्रियां पांच कर्मेंद्रियां। हाथ, पैर, मुंह और ज्ञानेंद्रिया। फिर प्रजनन तंत्र और विसर्जन तंत्र, जिनसे कर्म करते हैं। ठीक हो गया? ठीक हो गया? क्या है? तो कोई चीज की स्थिति है तो वो गति भी है। मतलब शरीर, जैसे हम जीवन की बात की है कि पांच मतलब स्थिति में क्रिया है और पांच गति में है, ऐसे ही शरीर में पांच ज्ञानेंद्रियां हैं जिससे हम कुछ को समझते हैं और जिसके माध्यम से कर्म करते हैं। तो ऐसे ही भी बात हो रही है कि जो मूल्य है ये स्थिति में है तो फिर ये गति में होंगे, तो उसको इसको बोलते हैं स्थापित मूल्य। और जब स्थिति होगी तो कैसे प्रस्तुत होते हैं? शिष्टता के साथ, तो उनको बोलते हैं शिष्ट मूल्य। तो मानव मानव की परस्परता में कितने मूल्य हैं? 9 स्थापित मूल्य हैं। इसको दोबारा लिखने की जरूरत है?
चल रहा है। ये 9 स्थापित मूल्य हैं, है ना। मानव मानव परस्परता में 9 स्थापित मूल्य हैं, और फिर जब स्थिति है इनकी गति के रूप में, फिर 9 शिष्ट मूल्य है। विश्वास का शिष्ट मूल्य है सौजन्यता, लिखना तो आप लिख लीजिए। विश्वास का शिष्ट मूल्य सम्मान का शिष्ट मूल्य है सौहार्द्रता। देखिए इसमें अब डिटेल पे, क्योंकि उतना टाइम नहीं है ना, इतना डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि बहुत समय कम हुआ है। एक लिखना चाहें तो खाली लिख सकते हैं, क्योंकि एक एक को फिर खोलना बहुत समय लगेगा और टाइम कम ही है। तो शिष्ट मूल्य 9 ही शिष्ट मूल्य हैं, 9 ही, मतलब इनकी स्थिति के अनुसार ये गति है। विश्वास का सौजन्यता, सम्मान का सौहार्द्रता, स्नेह का निष्ठा, ममता का उदारता, वात्सल्य का सहजता, सॉरी सौहार्द्रता भू छूट गया हो, ये हो गया सौहार्द्रता। गौरव का सरलता, और प्रेम का अनन्यता। मतलब कोई परायापन है ही नहीं। जब हमारे अंदर ये भाव होता है कि कोई परायापन है ही नहीं, अनन्यता, तो ये 9 स्थापित मूल्य है और 9 शिष्ट मूल्य है। मैं खाली एक बार शब्द के रूप में लिखवा रही हूं इसको, तो है ना। 4 जीवन मूल्य हैं, जिसको मानव लक्ष्य भी बोला। क्या है मानव लक्ष्य? मानव लक्ष्य समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व। जो मानव लक्ष्य है, समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व। खाली क्योंकि समाधान होने से काम नहीं चलेगा, परिवार में समृद्धि नहीं होगी, जीना नहीं होगा। समाज में अभयता नहीं होगी, तब भी हम जीना नहीं होगा। और सबके साथ, हमारा प्रकृति के साथ, सबके साथ संतुलन के अर्थ में नहीं होगा, तब भी, है ना। प्रकृति में असंतुलन है, हमारा कहाँ जीना होगा। तो क्या हो गया? समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व, ये मानव लक्ष्य है, और इसी को मानव मूल्य। मानव लक्ष्य क्या है? समाधान, समृद्धि, सह अस्तित्व। और समाधान, समृद्धि, सह अस्तित्व लक्ष्य है, मानव लक्ष्य, और ये रूट है। और इसका फ्रूट क्या है? सुख, शांति, संतोष, आनंद। समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व रूट है, सुख, शांति, संतोष उसका फ्रूट है। समाधान के बाद ही सुख मिलेगा, है ना। तो समाधान, सुख, मानव लक्ष्य जो है समाधान, समृद्धि, सह अस्तित्व ये रूट है, और सुख शांति, संतोष, आनंद ये फ्रूट है। इनको बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? सुख, शांति, संतोष, आनंद को, हाँ, क्या बोल रहे हैं? जीवन मूल्य। तो क्या हुए? 9 ये हुए, 4 जीवन मूल्य हैं।
क्या है जीवन मूल्य? सुख शांति कितने हो गए अब तक टोटल? टोटल कितने हो गए? नहीं, 9 9 दूनी 18 और 4 22 और 6 है मानव मूल्य, धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा। 6 है मानव मूल्य, तो 9 स्थापित मूल्य, 9 शिष्ट मूल्य, 4 जीवन मूल्य, 6 मानव मूल्य, 2 बार लिख के सॉरी, और 2 वस्तु मूल्य। टोटल मिला के कितने मूल्य हैं? सारे गिनिए कितने हो गए? 30। देखिए ये सारे, देखिए सारे ये मानव मतलब जो जीवन की बात कर रहे हैं, सारे कहाँ? सारे देखिए वहां है, सुख, विश्वास, सम्मान, इसने ये स्थिति में है, ये गति में, ये सारा क्या है? जीवन की बात हो रही है यहाँ, है ना? और सुख शांति संतोष ये भी जीवन की बात हो रही है, धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा ये भी जीवन की बात हो रही है। लेकिन जो वस्तु मूल्य है, जो ये वस्तु मूल्य है, मतलब उपयोगिता मूल्य, कला मूल्य, ये शरीर के अर्थ में है। जो वस्तु मूल्य है, उपयोगिता मूल्य और कला मूल्य, ये शरीर के अर्थ में है। 30 में से ये 2 मूल्य हैं जो शरीर के अर्थ में है। और इसमें भी देखिए, बिना उपयोगिता के कला मूल्य का भी कोई मतलब नहीं है ना? इसमें भी कैसे? कोई चीज उपयोगी नहीं है लेकिन हम उसमें कला बनाए जा रहे हैं और वो चीज उपयोगी है नहीं। मान लो अब ये पेन ही है, अब ये देखो इतना डिजाइन, इतना डिजाइन बनाना, ये बना हुआ ना, ऐसे ऐसे ये प्लेन भी हो सकता था। लेकिन अब क्या हो गया कि अगर ये कला तो हमने इतनी कर दी इसमें हर तरह की, और ये उपयोगी है नहीं, लिखने के काम नहीं आ रहा, तो इसकी कला का भी कोई मतलब नहीं है। तो पहला उपयोगिता होगी, उपयोगिता के आधार पर कला होगी तो अच्छा लगता ही है। लेकिन बिना उपयोगिता के हम किसी चीज का कला करेंगे, है ना, कला वो करेंगे तो उससे कोई मतलब नहीं है। उपयोगिता के साथ हमने कला और कर दी, उस वस्तु का और महत्व बढ़ गया। हम घरों में जानवर की वो खाल लटकाए रहते हैं, मरे हुए जानवर की, वो बताओ क्या चीज के लिए है? वो जानवरों का वो घरों में लगाए रहते हैं, नहीं लगाए रहते? अब वो उपयोगिता है, कला क्या चीज है? वो सम्मान पहन रहे हैं बस, और क्या है? कोई पूछ ले जानवर मार के मतलब तुमने किया क्या है?
तो सारा वो हो जाएगा। तो बिना उपयोगिता के हमने घरों को सजाने की कोशिश की है। अब ये कुर्सी है, एक कुर्सी प्लेन भी हो सकती थी, लेकिन बैठने के लिए हमने इसका ऐसा डिजाइन बना लिया कि हमारे शरीर के बैठने के लिए भी हमको ऐसे बैठने में परेशानी हो रही थी, तो इसको सीधा भी रख सकते थे एकदम, लेकिन सीधा कंटिन्यू नहीं बैठ सकते, तो इसको थोड़ा सा पीछे को ऐसा कर दिया। तो उपयोगी है, उसके साथ कलामूल और हमने इसमें ऐसा कर दिया इसको। तो बिना उपयोगिता के कला का कोई मतलब नहीं है। तो एक वस्तु उपयोगी पहले है और कला उसके बाद में, कला उस, ठीक हो गया। तो ये 30 मूल्य है मानव में, जीने के अर्थ में ये 30 मूल्य है। अभी हम खड़े कहाँ हैं? अभी तो हमारा यह बस यही ज्यादा है, वस्तु पा जाए कैसे भी, ना विश्वास का पता है ना सम्मान। जब ये स्थिति नहीं होगी, गति कैसे होगी? हाँ, इसमें जरूर इतना जरूर कर लेते हैं, दिखावे के रूप में थोड़ा बहुत कर लेते हैं। दिखावे के रूप में इतना है कि माँ अपने बच्चे का शरीर का पोषण करती है, लेकिन अगर बीच परिवार में बुजुर्ग है या वृद्ध है या अक्षम शरीर है, बीमार है, उसका हमारा ध्यान नहीं जाता, क्योंकि हमने केवल स्वयं को शरीर माना है। तो हम अपने बच्चे के शरीर को ही अपना शरीर को, हमें स्वयं को शरीर माना, इसलिए हम अपने बच्चे को ही अपना बच्चा मानते हैं, क्योंकि वो हमारे शरीर का हिस्सा है। तो इसलिए हम केवल और केवल अपना खुद को शरीर समझे, तो सामने वाले का भी। अब पता चला कि जो भी अक्षम शरीर होगा, चाहे बूढ़े का हो, चाहे बीमार का हो, चाहे बच्चे का हो, हमारा जो भाव होगा वो सबके प्रति ही होगा, ये ममता है। तो जब समझ होगी तब उस आधार पर हमारा जीना होगा। जब स्वयं को शरीर मानेंगे, नहीं तो फिर वो जो हो रहा है वो ही होगा। ठीक हो गया। तो ये यहाँ से हमने एक बार मूल्यों की बात की। अब मानव की परस्परता में ये मूल्य हैं, और मूल्य हैं तो इन मूल्य में से कौन कौन सा, देखिए जो स्थापित ये 9 हैं, तो इन टोटल इन मूल्यों को जीने के अर्थ में कौन कौन से संबंध हैं? भाई किस संबंध में कौन सा मूल्य महत्वपूर्ण है, कौन से की पहले प्राथमिकता होगी? किसी मूल्य की किसी संबंध में प्राथमिकता होगी, किसी संबंध में किसी मूल्य की प्राथमिकता होगी। तो इसको देखें कि ये जो संबंध हैं, है ना, मानव को जीने के अर्थ में 7 संबंध हैं। कौन कौन से? थोड़ा फास्ट चल रहे हैं टाइम के कारण, है ना। 7 संबंध हैं। पहला है माता पिता पुत्र पुत्री संबंध। पहला संबंध है माता पिता पुत्र पुत्री संबंध। दूसरा है तीसरा है, अच्छा भैया आ गए, पति पत्नी। हाँ है, सारे ही हैं। अच्छा, नमस्ते भैया, नमस्ते। नहीं भैया, कोई नहीं, आइए। और कौन सा संबंध है? यहाँ से अपना शुरू करते हैं ना, गुरु शिष्य संबंध। और साथी सहयोगी संबंध।
मतलब मानव के साथ, और पूरा जो बोले कि मानव मानव होगा तो कोई व्यवस्था के अर्थ में ही होगा, तो मानव और समाज के साथ एक तरह पूरा जोड़ के देखें, है ना, तो जो टोटल संबंध है वो साथ है, मानव और मतलब समाज के अर्थ में, व्यवस्था के अर्थ में जो संबंध है, क्योंकि समाज व्यवस्था का जो संबंध होगा कि पूरा धरती पर कैसे व्यवस्था हो, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में, तो टोटल ही जो संबंध है वो साथ हैं। क्या है? पहला संबंध है माता पिता पुत्र पुत्री संबंध। माता पिता मतलब माता पिता का बच्चे से क्या अपेक्षा है और बच्चे की माता पिता से क्या अपेक्षा है। अपेक्षा कोई है ना, कल बात हुई, चाहे मूल्य बोले, चाहे भाव बोले, चाहे अपेक्षा बोले, कि बच्चे की माता पिता से क्या अपेक्षा है ना, किस मूल्य की अपेक्षा है बच्चे की, और माता पिता की बच्चे से क्या अपेक्षा है। दोनों की आपस में अपेक्षा एक दूसरे से है या नहीं है? है भाई, बच्चे की भी अपेक्षा है माता पिता से और माता पिता की भी बच्चे से अपेक्षा है, मतलब भाव है, मूल्य, क्या अपेक्षा है। तो देखिए, माता पिता की बच्चे से क्या अपेक्षा है, मतलब माता पिता की पुत्र पुत्री से मतलब क्या अपेक्षा है कि देखिए, जब बच्चा छोटा होता है ना, तो माता पिता उसकी एक मुस्कुराहट से ही खुश हो जाते हैं। जब छोटा बच्चा है वो एक बार जब मुस्कुराता है, उसकी मुस्कुराहट ही बच्चे माता पिता के लिए मतलब वो ही उनका पेमेंट है। बच्चा मुस्कुराता है तो बचपन में, है ना, तो माता पिता के लिए बच्चे की मुस्कुराहट ही उनका पेमेंट है। जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है फिर क्या अपेक्षा करते हैं माता पिता, है ना, कि अनुशासन, स्वयं अनुशासन, इस तरह की एक अपेक्षा के रूप में बना रहता है। फिर धीरे धीरे ये होता है, फिर लास्ट में क्या होता है, जब वो जो चाहता है वो पूरा हो जाता है तो उसके प्रति जो भाव होता है वो कृतज्ञता का होता है। माता पिता के प्रति बच्चे, देखिए, एक अपेक्षा है बच्चे की माता पिता से और एक माता पिता की है बच्चे से अपेक्षा। तो फिर जब बच्चा बड़ा होता है तो माता पिता की उनसे क्या अपेक्षा रहती है कि हमारे प्रति वो कृतज्ञ हो। तो माता पिता बच्चे की अपेक्षा होती है कि एक पोषण के अर्थ में माता, एक देखिए मेन प्रधानता तो पोषण के अर्थ में माता की ही है प्रधानता। जो पहले बोलेंगे भी माता पोषण प्रधान है और पिता संरक्षण प्रधान है, और वर्षा वर्षा हो तो कोई भी दोनों ही सकते हैं। तो प्रधानता मानव में माता में ममता प्रधान है और पिता में संरक्षण प्रधान है। तो ये जब हमारी अपेक्षा पूरी होती है तो बच्चे का प्रभाव जो है वो कृतज्ञता का होता है। लेकिन कब होता है, पहले देखिए बच्चे में भी अपेक्षा बिना विश्वास के कोई भी मूल्य नहीं, कोई भी संबंध नहीं होगा। चाहे वह कोई भी संबंध है उसका आधार मूल्य क्या है, विश्वास। तो विश्वास से ही शुरू होता है। अगर हमारा एक दूसरे, मेरा ना स्वयं पर विश्वास है ना दूसरे पर विश्वास है तो कोई मूल्य बहने वाला नहीं है। तो इसीलिए इसको आधार मूल्य बोले हैं। तो एक बच्चा, एक माता पिता भी अपने बच्चे पर विश्वास करके चलते हैं, है ना। विश्वास के साथ फिर दूसरा मूल्य सम्मान का है ही। बिना विश्वास और सम्मान के कुछ नहीं होने वाला है। एक चाहे छोटा बच्चा है, चाहे एक बड़ा बच्चा है, हर चाहे एक बुजुर्ग है, सबको सम्मान की अपेक्षा है। तो इसमें माता संबंध ममता प्रधान है, पिता संबंध संरक्षण प्रधान है। और इनसे उनकी अपेक्षा क्या है कि बच्चे कृतज्ञता महसूस करें, इतनी अपेक्षा है। जो आज की पीढ़ी में कृतज्ञता कहीं ना कहीं जो छूटती जा रही है ना। जो एक बात आती है कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, वो कहीं ना कहीं कृतज्ञता ना होने के कारण ही हम ऐसा कह पाते। दूसरा संबंध है भाई बहन। देखिए इसमें प्रधानता किसकी थी, इसमें ममता की, संरक्षण की। भाई बहन में जो प्रधानता है विश्वास, सम्मान और स्नेह। भाई बहन में तीसरा संबंध जुड़ जाता है स्नेह। स्नेह क्या है, हम एक दूसरे की समझदारी में सहायक होना। क्योंकि बहन भाई का संबंध कैसा हो गया कि वहां कृतज्ञता वाला मामला नहीं है, यहाँ स्नेह।
कि दोनों हम एक दूसरे के साथ रह के और समझदारी को प्रमाणित कर पाए, जी पाए। तो भाई बहन में एक एक्स्ट्रा संबंध क्या हो गया? स्नेह। जो संबंध भाई बहन में है वो ही मित्र मित्र के साथ है। जो एक भाई एक बहन से अपेक्षा करता है कि हम एक दूसरे के साथ रह के समझदार हो जाएं, वो ही संबंध एक मित्र मित्र का है कि हम दोनों मित्र साथ साथ जी के एक दूसरे की पूरकता में सहायक हो जाएं, एक दूसरे के समझने में सहायक हो जाएं। मित्र मित्र इधर हम उम्र हैं, उधर भाई बहन भी हम उम्र हैं, तो हम एक दूसरे के साथ दोनों मिलकर अपनी समझदारी को कैसे प्रमाणित कर पाए, इस अर्थ में है। इसीलिए इसको बोला है स्नेह। इसमें प्रधानता स्नेह की होती है, क्योंकि परस्परता में एक दूसरे के सहयोगी होने का भाव है। हम उम्र हैं, आपसे भी ये है कि ये मेरे साथ हो जाए पूरा, मैं इनके साथ मिलके पूरा हो जाऊं। और अभी तो देखिए मित्र मित्र संबंध की क्या हालत है, आप देख ही सकते हैं कि मेरे को अगर कुछ आता है तो हम दूसरे को बताना नहीं चाहते। देखिए गाना भी वो बना है, दोस्त ने क्या बोल गाना है वो, दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है। गाने देखिए, मतलब देखिए क्या, मतलब क्या हो गया, वो दोस्त था और वो काम भी कर दिया जो दुश्मन भी नहीं कर सकता। इसको हम मित्र मित्र संबंध अभी बोल रहे। क्यों? क्योंकि समझ नहीं थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वही भौतिकता वाला ही कुछ रहा होगा, चाहे वो मतलब स्त्री पुरुष को लेकर रहा हो, मतलब जो भी कुछ रहा होगा, पिक्चर की बात कर रही हूं मैं, जो भी कुछ वहां रहा होगा इसी के आधार पर रहा होगा, क्योंकि हमने स्वयं को शरीर माना है, उसी आधार पर हमने संबंध को पहचाना है। जो संबंध हम जीवन के आधार पर पहचानते होते तो ये नहीं होता, ये गाना ही नहीं बनता फिर। क्योंकि संबंध तो हमारी एक दूसरा के साथ रह के हम कैसे अपने आप को पूर्ण हो जाएं, इसके अर्थ में है। इस अर्थ में मित्र मित्र संबंध है, इस अर्थ में भाई बहन संबंध है। हम एक दूसरे की जागृति में कैसे सहायक हो जाएं, इस अर्थ में दोनों संबंध है। पांचवा संबंध है गुरु शिष्य संबंध। पति संबंध में बात करेंगे थोड़ा सा आगे, है ना। गुरु शिष्य संबंध, गुरु की शिष्य से क्या अपेक्षा है और शिष्य की गुरु से क्या अपेक्षा है। एक शिष्य अपने गुरु से क्या चाहता है, मतलब विद्यालय क्यों आता है, शिक्षा में, है ना। और जो गुरु है वो बच्चे को क्या देना चाहता है। एक शिक्षा लेने आया हुआ है और एक शिक्षा देने के लिए आया हुआ है। तो गुरु जिस दिन शिष्य, जो गुरु शिष्य शिक्षा देता है ना, और शिष्य उसको पा लेता है, और शिष्य जो अपनी अपेक्षा से आया था शिक्षा के लिए, है ना, बोध हो जाए। शिक्षा मतलब शिक्षित होने की बात नहीं हो रही है, जो बोध की अपेक्षा में, समझ की अपेक्षा में एक शिष्य आया था, वो जब उसका बोध पूर्ण होता है, और शिक्षक भी एक समझदारी के लिए पढ़ाने आया था, शिक्षा देने आया था, गुरु भी, वो उसका पूर्ण होता है, तो गुरु उस दिन उत्सव मनाता है। क्यों मनाता है? कि मैं जो शिक्षा देना, मतलब जो मैं शिक्षा देना चाहता था वो मेरे शिष्य में, है ना, प्रमाणित हो पाई। जिस दिन उसका शिष्य प्रमाणित होता है उस दिन गुरु उत्सव मनाता है। इसका मतलब शिक्षा प्रमाण, जो हमारे गुरु होने का जो भाव था वो पूरा हुआ। फिर जब शिक्षक, जब शिष्य जब जो प्रमाणित होता है, गुरु उत्सव मनाता है। जब शिष्य का जो भाव होगा गुरु के प्रति कैसा होगा, कृतज्ञता का, गौरव का, श्रद्धा का। तो इसमें कौन से मूल्य जुड़ गए? कृतज्ञता, गौरव और श्रद्धा। और विश्वास और सम्मान तो रहेगा ही, वो तो मिनिमम ही है। बिना विश्वास के तो कुछ होने वाला है ही नहीं। और शिष्य भी है, उम्र में कम है, लेकिन सम्मान की तो उतनी भी अपेक्षा उतनी ही है। पर कौन से का रोल, कौन सा मूल्य पहला हो जाएगा? और शिष्य की गुरु से क्या अपेक्षा है?
कि मेरे पे विश्वास और सम्मान। भाई हम शिष्य की इतनी मिनिमम अपेक्षा है ही कि ना भाई गुरु मेरे पे विश्वास करे, मेरा सम्मान करे। और गुरु कि जो फिर जब इस तरह का उसका बोध पूर्ण होता है तो फिर गुरु के प्रति जो हमारा भाव है वो कृतज्ञता, गौरव और श्रद्धा का होता है। साथी सहयोगी संबंध, साथी सहयोगी संबंध बोल रहे हैं कि जो हम आपस में, भाई हमारे यहाँ कोई काम करता है, हमारा काम करने में कोई भी, चाहे हमारे खेत में हो, चाहे फैक्ट्री में हो, जो भी हमारे साथ में सहयोग करता है उसके प्रति जो भाव है उसको बोल रहे साथी सहयोगी संबंध। हमारा उनके साथ संबंध है या नहीं है? भाई चाहे वो हमारी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, चाहे हमारे खेत में कर रहे हैं, चाहे वो हमारे घर में कर रहे हैं, तो उनके साथ जो है ना, जिसको बोलते हैं सेवक और स्वामी, सेवक स्वामी से अच्छा शब्द है साथी सहयोगी। फिर नौकर मामला वाला मामला नहीं है यहाँ, मालिक और नौकर वाला मामला नहीं है, क्या है? साथी सहयोगी है। भाई आप, मेरी फैक्ट्री कोई चल रही है तो आप उसमें काम कर रहे हैं, तभी मेरी फैक्ट्री की जो भी भौतिकी हो रही है, लेकिन उपलब्धि तो हमारी जो हो रहा है हमारे दोनों के मिलने से ही हो रहा है ना। भाई मेरे पास कुछ संसाधन था, आपने उसमें कुछ श्रम लगाया, दोनों मिलकर कोई ग्रोथ हुई। मैं अकेला तो नहीं कर सकता, कितनी बड़ी फैक्ट्री हो, कितना ही बड़ा पैसा हो, अगर लोग काम करने के लिए हमें सहयोगी नहीं मिलेंगे कहाँ होगा? तो इसको बोलते साथी सहयोगी संबंध। तो विश्वास तो वहां भी उतना ही है, सम्मान वहां भी उतना ही है। पहले तो भाई जो साथी सहयोगी जो हमारे यहाँ काम कर रहा है, विश्वास और सम्मान की अपेक्षा तो उसमें उतनी है ही। फिर जो उसके भाव होगा, है ना, तो जो साथी है उसका उनके प्रति जो भाव होगा सहयोगी के प्रति, वो विश्वास सम्मान का होगा ही। और उसके प्रति जब सहयोगी के साथ जब साथी का जो भाव होगा, है ना, तो फिर कैसा होगा? देखिए, जब हमारे यहाँ जो काम करते हैं, जब हम उसको सम्मान करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो उसका हमारे प्रति कैसा भाव होता है? फिर भाई गौरव का मतलब, फिर वो हमारे साथ उसके कई भाव हो सकते हैं। लेकिन अभी तो कैसा है सारा? कम देकर मानसिकता ही हमारी क्या है? कम देकर ज्यादा पाने की मानसिकता मालिक की है। कम देकर ज्यादा पाने की मानसिकता मालिक की है। फिर वो भी काम करना नहीं चाहता, वो भी उतना ही काम करना चाहता है जितना उसको पैसा मिलता है, क्योंकि हमने एक दूसरे के साथ संबंध को नहीं पहचाना। वो श्रम तो इतना करवा रहा है, पैसा इतना दे रहा है मालिक, तो वहां कहाँ शोषण ही हुआ ना संबंध का। कि संबंध पकड़ में नहीं आया, यहाँ संबंध का शोषण है। इसीलिए फिर जो सहयोगी होता है वो भी उतना ही काम करता है जितना बस काम चल जाए। ठीक हो गया? फिर व्यवस्था संबंध, जब ये हमको सब विश्वास सम्मान जब हम सब में जीते हैं, तो फिर व्यवस्था जो निकलेगी उस एक सही व्यवस्था होगी। मतलब एक परिवार से लेके फिर समाज भी सही होगा, प्रकृति में अस्तित्व में जो व्यवस्था निकलेगी, क्योंकि जो पूरी जब समझदारी होगी उसके आधार पर जो हमारा संबंध होगा कि कैसे शिक्षा व्यवस्था हो, कैसे संविधान हो, जो सबके लिए जो हमारा काम होगा, पूरी धरती पर व्यवस्था कैसे हो, इसको बोल रहे हैं व्यवस्था संबंध। अब कौन सा संबंध बच गया? पति पत्नी संबंध। देखिए, पति पत्नी संबंध में भी विश्वास सम्मान तो है ही, बिना विश्वास के जब ही तो है। आज देखिए, आज क्या हालत हो गई है, हम बोलते हैं हम इससे प्रेम करते हैं, चाहे लड़की लड़के वाला हो, चाहे पति पत्नी का हो, किसी का भी सही, जिसको हम प्रेम शब्द बोलते हैं। और देखिए, हम उस पर विश्वास करते हैं क्या? हम उसके मोबाइल भी चेक करते रहते हैं साथ में। चाहे वो पति पत्नी की स्थिति हो, कम ज्यादा, मैं सभी के लिए नहीं बोल रही, कम ज्यादा, चाहे हम जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला मामला चाहे यहाँ है, बताइए कहाँ हमारा संबंधों में जीना होगा? अभी तो हमको विश्वास की पता नहीं है, अभी तो विश्वास ही नहीं है, बाकी मूल्य तो अब कहाँ बहेंगे? हैं? तो कहाँ खड़े हैं हम? हमारा जीना होगा क्या? क्यों?
क्योंकि हम तो स्वयं को शरीर ही मानते हैं। जब स्वयं को शरीर मानते हैं तो फिर एक से काम नहीं चलेगा। जब स्वयं को शरीर मानते हैं तो एक से काम नहीं चलेगा। फिर तो रूप के आधार पर, धन के आधार पर, पद के आधार पर कहीं ना कहीं हमारा यही भागना होगा, क्योंकि हमको मानव की समझ नहीं, इसलिए एक दुर्घटना घट रही है। जिस दिन मानव की समझ में आएगी कि क्या चीज है संबंध, पति पत्नी संबंध का मतलब क्या है। पति पत्नी संबंध का मतलब है एक मन दो शरीर। पति पत्नी संबंध का मतलब है एक मन और दो शरीर। बताइए क्या मतलब हुआ इसका? है एक मन दो शरीर। क्या मतलब हुआ एक मन दो शरीर पति पत्नी संबंध का? क्या मतलब हुआ इस बात का? है ना भाई, शरीर अलग अलग है बस दोनों का, लेकिन समझ में एक रूपता होगी दोनों की। किस रूप में? मन। मन का मतलब क्या है? मन में एक रूपता मतलब मन एक होने का क्या मतलब है कि समझ में दोनों या कम ज्यादा होंगे भी तो हम एक दूसरे का सहयोग, जो मित्र मित्र में बात हुई, अगर कम ज्यादा हुए भी तो हम एक दूसरे का सहयोग लेके उसका पूरा भी कर लेंगे। ये हमारे अंदर ये भाव होगा, ये विश्वास होगा। अगर पति मेरे से कम है कहीं समझ में, है ना, या पत्नी कम है, तो हम एक दूसरे का सहयोग लेके, पति पत्नी संबंध होने से तो खुसर खुसर शुरू होगी। तो अगर पति मेरे से ज्यादा समझदार है ना, तो मैं उसका सहयोग लेके अपनी समझ को पूरा कर सकती हूँ, और पत्नी ज्यादा है तो लेके कर सकते हैं। तो इस रूप में एक मन दो शरीर का मतलब है। अभी तो देखिए दोनों के, पति पत्नी के दोनों के विचार मतलब समझ अलग अलग, समझ के मूल में विचार अलग, दोनों के कार्यक्रम अलग। देखिए, और फल परिणाम में दोनों गैर जिम्मेदार। कुछ जरा सी गलती पति से हुई तो क्या बोलती है पत्नी? मैं तो आपको पहले ही मना की थी। तुरंत तैयार खड़ी है वो। पत्नी से कोई गलती हुई, वो बोलता मैं तो आपको पहले ही मना किया था। दोनों हम एक दूसरे की गलती को निकालने के लिए खड़े हुए हैं तुरंत। लेकिन जब हमको समझ होती सामने वाले से कुछ गलती भी हुई है ना, क्योंकि जब हम समझदारी में एक होते या कम ज्यादा होते पर साथ में होने की जिम्मेदारी के साथ है, तो हम उसमें फल परिणाम में भी दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं। अभी तो हम दोनों ही गैर जिम्मेदार हैं। कुछ हुआ, फल परिणाम कुछ आया, तुरंत हमने एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण किया। इसका अभी मतलब ये है हमारा अभी पति पत्नी संबंध। जीना होगा, झेलना ही होगा। तो ये सात संबंध के ऊपर लोग बात किए, और इनमें खूब डिटेल में अध्ययन करेंगे तो बहुत डिटेल में है। अब तो मैं हल्का फुल्का थोड़ा इसलिए रखी हूँ कि एक दूसरे से हमारी गुरु की क्या अपेक्षा है, माता पिता की क्या अपेक्षा है, शिष्य की क्या अपेक्षा है, साथी की क्या अपेक्षा है, सहयोगी की क्या अपेक्षा है, मित्र मित्र की क्या अपेक्षा है, एक भाई की एक बहन से और एक बहन की भाई से क्या अपेक्षा है। अभी तो एक शॉर्ट में, टाइम की वजह से शॉर्ट में इसको रखे हैं। जब कभी मन बनता है, बुक्स में भी पूरा डिटेल में है, और शिविर के लिए भी जैसे कभी मन बनेगा। ठीक हो गया? अब इसमें देखिए कि एक बात हुई थी कि मानव की परिभाषा में कि निश्चित मानव, निश्चित बोले थे ना, निश्चित मानव। अब निश्चित मानव का मतलब क्या है कि परिवार में कितने लोग होंगे। निश्चित मानव कुछ निश्चित ही लोग होंगे।
परिवार का स्वरूप। क्या मतलब हुआ स्वरूप से, क्या कहना चाह रहे हैं? परिवार का स्वरूप। स्वरूप मतलब रूप, संख्या। स्वरूप मतलब रूप, मतलब कितने लोग होंगे, क्या रूप होगा उसका। देखिए एक परिवार है ना, उसका क्या क्या स्वरूप होगा, मतलब क्या रूप होगा, उसको देखें कि देखिए ये दो माता पिता हैं, ठीक हो गया, ये माता पिता हैं, अब इनके हो गए दो बच्चे, ठीक हो गया, इनके हो गए दो बच्चे। अब इन दोनों की हो गई शादी, ठीक हो गया। अब इनके हो गए दो बच्चे, कितने लोग हो गए, कितने लोग हो गए टोटल? हैं? क्या चीज? 10। तो यहां से कहने का ये मतलब नहीं है कि अगर 9 रह गए तो किसी से पड़ोसी से लेके आना है, कभी इस संख्या पे अटक जाए, 10 आप किस आधार पर बोल रहे हैं, है ना? या ज्यादा हो गए तो उसको बाहर भेज देना है, उसको कहीं घर से बाहर निकाल देना है। यहाँ ये बात बिल्कुल नहीं, 20 लोग भी हो सकते हैं, है ना, वो 8 लोग भी हो सकते हैं, पर कुछ निश्चित ही होंगे ना, क्योंकि कोई आधार, मतलब इसका संख्या का कहने का मतलब इतना ही है कि मिनिमम इतना परिवार में, कहने का मतलब ये कितनी पीढ़ी हो गई है, कितनी पीढ़ी हो गई? 3। एक माता पिता, फिर उनके बच्चे, फिर उनकी शादी हुई, फिर ये हो गए, 3 पीढ़ी हो गई। ये कौन लोग हैं? ये जो हैं इनको क्या बोलते हैं? जो हमारे माता पिता, इनको क्या बोलते हैं? बुजुर्ग, दादा दादी बुजुर्ग, है ना, या दादा दादी या नाना नानी, जो भी है जिसके, है ना। और ये जो है ये कौन है? हम, है ना, माता पिता। अब ये माता पिता है, युवा है, क्यों भाई, इनकी उम्र तो युवा ही हो ना, मतलब आपके अभी मान लो 6-8 साल 10 साल 6 साल का बच्चा है तो आप तो युवा ही हो, ठीक हो गया। तो आप हो गए माता पिता। अब ये पिता माता, ये माता ही पहले क्यों लिखते हैं, पिता पहले क्यों नहीं लिखते हैं? मतलब पिता माता लिखो एकदम ही ऐसा लगता है क्या हो गया। और ये कौन है? हैं? ये हैं बच्चे। अब ये देखिए कितनी 3 पीढ़ी है ये, अब इसमें 4 पीढ़ी भी मिलेंगे, बहुत परिवार ऐसे भी मिल जाएंगे जिनमें अभी 4-4 पीढ़ी भी मिल जाएंगी, मिलेंगे कुछ परिवार ऐसे नहीं, 4 परिवार भी, 4 पीढ़ी भी मिल जाएंगी। अब देखिए, अब ये 3 पीढ़ी के लोग हैं जो ये साथ में जिनका रहना हो रहा है। अब ये बुजुर्ग हैं, नहीं देखिए, अब ये बच्चे हैं, बच्चे के पास क्या है? बच्चे के पास क्या चीज है? बच्चा के पास हर समय क्या है? बच्चे के पास हर समय प्रश्न, जिज्ञासाएं हैं। बच्चे के पास हर समय क्या है? प्रश्न है या जिज्ञासाएं हैं, है ना। बच्चे के पास जिज्ञासा है का मतलब क्या है कि बच्चा देखिए जब से बोलना शुरू, ठीक से बोलना शुरू करता है, बच्चे के पास जिज्ञासाएं हैं, बच्चा ठीक से बोलना शुरू करता है जब भी वो हर चीज को जानना चाहता है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। वो नहीं थकेगा, आप उसके उत्तर देते देते थक जाओगे। जब तक हमारे पास उत्तर होते हैं हम देते रहते हैं, जब उत्तर नहीं होते तब क्या बोल देते हैं? चुप हो जा, फालतू की बात कर, ये तुम्हारे काम की चीज नहीं है। जब तक हमारे पास उत्तर हैं, है ना,
तो जब तक या उत्तर भी है या समय है जो भी मान लीजिए, तक हम देते रहते हैं, उसके बाद उसको फिर हम डांट देते हैं। जैसे ही हम उसको डांटते हैं, उसकी जो जिज्ञासा थी उसको हमने समाप्त कर दिया, चुप कर दिया। क्योंकि बच्चा तो मूल रूप में जिज्ञासु, जैसे पहले दिन बात हुई कि बच्चा तो जन्म से ही जिज्ञासु है, सत्य व्यक्ता है और सही कार्य व्यवहार करना का इच्छुक है या करना चाहता है। बच्चा मूल में कैसा है? सत्य व्यक्ता है, न्याय का याचक है और सही कार्य व्यवहार करना चाहता है। जैसे भाषा पर पकड़ बनती है वैसे वैसे हर चीज को वो जानना ही चाहता है। अब क्या हो गया? ये बच्चे हैं, इनके पास जिज्ञासाएं हैं। अब ये कौन सी? ये बुजुर्ग हैं। ये तीसरी पीढ़ी कौन सी है? ये बुजुर्ग हैं। अब ये बुजुर्ग अगर समझदार हैं, बुजुर्ग अगर समझदार हैं तो क्या होगा भाई? संसार क्या है, मैं क्या हूं, करना क्या है, इस बात की समझ बुजुर्गों के पास है। और बच्चों की तो हर तरह की जिज्ञासा है। तो क्या हो गया? ये बुजुर्ग, ये बच्चों की जो जिज्ञासाएं हैं बुजुर्ग पूरा कर पाएंगे, तो बच्चे भी दादा दादी का सम्मान कर पाएंगे। अभी बच्चे दादा दादी के पास जाने से डरते हैं क्योंकि टोका टाकी हम ज्यादा करते हैं। तो क्या हो गया? बच्चे के पास जिज्ञासा थी, जो बुजुर्ग थे ये समझदार होते हैं। तो देखिए बच्चों की जिज्ञासा कैसे मतलब दादा दादी से पूरी होंगी। और ये जो ये पीढ़ी है ये कैसी है? ये उत्पादन में लगी है, जो भी शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लगी है। ये पीढ़ी कौन सी है? जो उत्पादन के लिए लगी है। बुजुर्गों के पास समय है। ये बुजुर्गों के पास क्या है? इनके पास समय है। अगर ये समय है लेकिन समझदार नहीं है तब भी परिवार में झंझट। बुजुर्गों के पास समय तो है लेकिन समझदारी नहीं है तो परिवार में झंझट। अगर ये बुजुर्ग समझदार, समय तो है ही, समझदार होते हैं तो देखिए बुजुर्गों की कितनी बड़ी उपयोगिता परिवार में हो सकती है। ठीक हो गया? अब ये पीढ़ी है जो मान लो आप लोगों की जो जनरेशन है ये कहीं उत्पादन में लगी हुई है, इनके पास समय की कमी है बच्चों को समय देने के लिए, क्योंकि उत्पादन गतिविधि में लगे हैं, बच्चों को है ना समय कम दे पाते हैं। तो देखिए अब कैसा परिवार का मॉडल हो गया? 3 पीढ़ी का साथ साथ रहना हो रहा है। माता पिता समझदार हैं, वो बच्चों की जिज्ञासा पूरी कर पाते हैं। ये जो बीच वाली पीढ़ी है जो बच्चों के लिए जो शरीर की आवश्यकता चाहिए उसको भी पूरा कर पाते हैं, और जो माता पिता के शरीर की आवश्यकता की पूर्ति है उसके लिए कर पाते हैं। तो कैसा हो गया परिवार? है ना? तो परिवार में क्या हो गया? समृद्धि का भाव हो गया। भाई बच्चों की जो जीवन की आवश्यकता थी, समझने की जो आवश्यकता थी वो भी पूरी हो पा रही है, क्योंकि और जो शरीर की आवश्यकता थी वो भी पूरी हो पा रही है। अभी क्या हो गया? हम स्वयं को शरीर मानते हैं, है ना? अब क्या हो गया? हम स्वयं को शरीर मानते हैं, संबंध हमको पकड़ में आया नहीं तो अपने माता पिता को, अब बच्चा बाहर चला गया, वो बोलता है तुमने मेरे को सुविधा कराई, अब मैं भी तुमको उतना एक बड़ा फ्लैट लेके नौकर घर में रख दूंगा, रहो। अब यही तो हो रहा है। भाई तुमने भी मेरे को पढ़ा लिखा के क्या 2 रोटी के लायक बनाया? तुमने मेरे को पढ़ा लिखा के 2 रोटी के लायक बनाया, मैं भी अब एक तुमको एक फ्लैट ले देता हूं, एक सर्वेंट रख देता हूं खाना बनाने के लिए, रहो। क्योंकि हमने बच्चों को केवल उतना ही सिखाया, उतना ही किए। अब देखिए
जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जिनके पास ज्यादा पैसा है, उनके बच्चे आयाओं के भरोसे पल रहे हैं। आया क्या बोलते हो आप लोग? नौक, मतलब जिसको भी बोलो, है ना, दाई बोलो, जैसे जो शब्द यूज करते हो। जिनके पास ज्यादा पैसा है, दोनों जॉब में हैं, और उन्होंने क्या रख लिया? आया को रख लिया बच्चों के लिए। जो सबसे कम पढ़ा लिखा था वो हमारे बच्चों के अब हमारी जिम्मेदारी के अर्थ में है, और हम दोनों माँ बाप कमाने में लगे हुए हैं, और हमारे बच्चों का भविष्य कहाँ है? अब आया के भरोसे में है। क्यों? क्योंकि हमें संबंधों में जीना नहीं आया। माँ बाप को तो हमने बाहर कर दिया और आया को घर में ले आए। देखिए, बॉम्बे का एक उदाहरण है, सुना होगा पहले किसी ने। दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब करने जाते थे, ठीक हो गया। एक आया के भरोसे घर में ही रहती थी, और उनका टाइम था सुबह 9 बजे निकले। बॉम्बे में तो पता ही आपको कि पूरा दिन जो भी है, सभी बड़े शहरों में, दिल्ली हो बॉम्बे हो, वो सुबह मान लो 9 बजे निकले, रात को उनको 8 बजे जो भी आने का समय होगा। उनका कितना छोटा बच्चा था, 2 साल का, 3, जो मतलब छोटा ही बच्चा था, तो वो तो दोनों चले जाते, टाइम फिक्स था। वो तो अपने जॉब में चले गए, और वो आया जो भी थी वो उस बच्चे को किराए पे देती थी भीख मांगने के लिए। डबल रोजगार, डबल रोजगार। एक तो उनसे पैसा ले रही है ना, और एक बच्चे को किराए पे देके उसे भीख मंगवा रही है, एक वहां से रोजगार। ये हम कर रहे हैं जिनके पास हमारा ज्यादा पैसा हो गया है, क्योंकि हमको संबंधों में जीना तो आया नहीं, माता पिता के साथ तो हमारा जीना हुआ नहीं। ये हमारी हालत हो गई है। इसको बोल रहे हैं हम समझ, पढ़े लिखे लोग। जैसे जैसे हम ज्यादा पढ़े हैं, वैसे वैसे हमारे परिवार टूटे हैं। जैसे जैसे हम शिक्षित हुए हैं, वैसे वैसे हमारे परिवार टूटे हैं। अभी की शिक्षा हमको श्रम से, अभी की शिक्षा जो है वो हमको श्रम के पास ला रही है, श्रम से भगा रही है, भगा रही है, श्रम से दूर कर रही है। हम कहाँ श्रम करना चाहते हैं? क्योंकि हमने तो खेती हुई, ये इसको तो हमने बहुत बहुत छोटा मान लिया ना। वो ठीक है कि भाई जितना मेहनत खेती में लगती है, उसका जो वास्तव में जो उसका वो मिलना चाहिए, श्रम क्या है ना, श्रम का जो कीमत मिलनी चाहिए, वास्तव में वो नहीं मिल रही है। वो बात ठीक है, पर मानसिकता भी हमने उसको, दूसरे को हमको दृष्टि से श्रम को हमने कम ही दांका है। क्योंकि हमने तो मान लिया हमको तो पेन पकड़ना आता है बस। अब जिसने पेन पकड़ लिया उसका ज्यादा सम्मान, जिसने खेती कर लिया उसका कम सम्मान, क्योंकि हमने सुविधा के आधार पर ही सम्मान पाने की कोशिश की है। क्योंकि जब हमको स्वयं पर विश्वास नहीं होता तो क्या होता है? क्या चीज है? क्रोध। क्रोध शब्द सुना है? क्रोध, अक्षमता। कब होती है अक्षमता? ये कब होती है अक्षमता? जब स्वयं पर विश्वास नहीं है। किस बात का विश्वास नहीं है? भाई आपने मेरे से कोई प्रश्न पूछा, मेरे पास उत्तर नहीं है, यही तो क्रोध है। यही, क्योंकि मेरे पास आपने प्रश्न पूछा, मैं उत्तर नहीं दे पाई, मतलब इसका मतलब मुझे विश्वास नहीं है, तो मेरी अक्षमता का प्रदर्शन ही क्रोध है। तो सारी चीज जांचे। एक बोलते हैं कि दूसरा मेरे को दुखी करता है, हम दूसरे के कारण दुखी होते हैं, हाँ या ना? कैसा? हम दूसरे के कारण दुखी होते हैं, हाथ ऊपर करिए। हम दूसरे के कारण दुखी होते हैं। हम स्वयं के कारण दुखी होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया। एक ये रख।
तो हम दूसरे के कारण दुखी होते हैं या आप स्वयं के कारण दुखी होते हैं? तो कोई भी घटना मेरे सुख दुख का कारण नहीं है। कोई भी घटना मेरे सुख दुख का कारण नहीं है। सूत्र के रूप में लिख लीजिए इसको। कोई भी घटना मेरा सुख दुख का कारण नहीं है। मेरे भाव और मेरे विचार ही सुख दुख का कारण है। मेरे भाव और विचार ही मेरे सुख दुख का कारण है। जैसा मेरा स्टेट ऑफ माइंड है उसके अनुसार जो घटना तो घटना के अनुसार घटेगी। घटनाएं मेरे सुख दुख का कारण नहीं है। मेरे भाव और विचार ही मेरे सुख दुख का कारण है। ठीक है? देखिए, जब ये पता चलता है कि कोई मेरे को दुखी कर नहीं सकता तो ध्यान जाता है कि सुखी कैसे हुआ जा सकता है, उस पर मैं काम करूं। देखिए, जब अपने को क्लियर होगा कि जीवन अलग है, शरीर अलग है, शरीर मरता है और जीवन नहीं मरता, अमर है। जब शरीर मरता है वो घटना है ना, वो तो भाई वो तो घटेगी ही। जब हमको स्पष्ट होगा कि शरीर तो मरेगा ही, तो फिर हम घटना को घटना के रूप में ले पाएंगे। अभी हम क्या रूप में ले रहे हैं कि वो घटना घटी और हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अभी पता ही नहीं है, क्योंकि हम स्वयं को शरीर मानते हैं। तो कोई भी घटना हमको दुखी करने के लिए है क्या? कोई भी घटना हमारे दुखी करने के लिए है क्या? कोई भी घटना हमको दुख से बचाने के लिए। जब पता चलता है कि ये मेरे समझ में कमी है तो मैं समझ कैसे पूरी की जाए, उसके लिए फिर मेरा ध्यान जाता है। जिसके पास जो है वो वही बांटता है। लिख लीजिए, जिसके पास जो है वो वही बांटता है। दुखी आदमी दुखी बांटता है, कंफ्यूजन आदमी कंफ्यूजन बांटता है। जो सुखी है वो दूसरे के साथ, है ना, सुख को ही बांटता है, मतलब सही को ही प्रस्तुत होता है। तो दुखी आदमी दुख बांटता है, सुखी आदमी सुख बांटता है। और तो ठीक हो गया। देखिए, जब हम समझदार, तो अब देखिए कितना वो बढ़िया हो गया कि परिवार में हमारा जीने का स्वरूप निकल के आया। अब क्या हो गया, हमारा परिवार में जीने का स्वरूप कैसा होगा कि उसमें 3 पीढ़ी भी हो सकती है, 7 पीढ़ी भी हो सकती हैं, सॉरी 4 पीढ़ी भी हो सकती हैं, है ना। तो उसमें 3 पीढ़ी भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, पर लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि समझदारी के साथ।
छोटा परिवार सुखी परिवार या संयुक्त परिवार जॉइंट फैमिली, या संयुक्त परिवार सुखी परिवार? बताइए, इधर तो परिवार की आवश्यकता ही नहीं है। छोटा परिवार सुखी परिवार या संयुक्त परिवार सुखी परिवार? मेरे को तो यही नहीं पता चल रहा क्या बोल रहे हैं आप। जो भी बोलिए खड़े होके बोलिए, हाथ उठा के बोलिए। छोटा परिवार सुखी परिवार या संयुक्त परिवार सुखी परिवार? परंपरागत विवाह है ना। परंपरागत मतलब जो एक दूसरे को परिवार वाले देख के करते हैं। परंपरागत मतलब जो पेरेंट्स लोग, अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज सफल मैरिज या लव मैरिज सफल मैरिज? प्रेम उसकी बात नहीं करी, मैं लव मैरिज बोल तो रही हूँ। लव मैरिज लिख लीजिए, इसको लव मैरिज कर लीजिए। बताइए। क्या हो गया, विवाह की बात हो तो ही खुसर पुसर शुरू हो जाती है, है? बताइए, जो अरेंज मैरिज है वो सफल है या जो लव मैरिज है वो सफल है? देखिए ऐसे मैं, आप ही खड़े होकर बोलिए, पहले तो आप ही बोलिए, खड़े होकर बोलिए। देखिए सब सुनेंगे, है ना? चल सब सुनिए। अगर निभाने वाला अच्छा हो, तुरंत हमारा ध्यान दूसरे पे ही है। विश्वास स्वयं पे होना है, स्वयं पे होना है। अगर दूसरे वाला अच्छा हो, बात हो रही है विश्वास स्वयं पे हो। जब मेरा स्वयं पे विश्वास होता है, जब दूसरे पे कर पाती हूँ। मेरे आशा विचार मेरे सुख समृद्धि के अर्थ में है क्या? ये तुरंत दूसरे वाले को बार बार बोल रहे, दूसरे को बीच में मतलब तुरंत दूसरा बीच में आ जाता है, क्योंकि हमारा फोकस ही दूसरा है। बताइए इधर से, लव मैरिज सफल मैरिज या अरेंज मैरिज सफल मैरिज? अब सर आगे बीच में, अब दूसरा था, अब सर आगे बीच में। तुम अपनी बात क्यों नहीं करते हो? बताइए क्या निष्कर्ष पर पहुंचे इतनी देर बात करके? कुछ निष्कर्ष निकला नहीं? क्या निष्कर्ष निकला? अरेंज मैरिज सफल मैरिज है या लव मैरिज सफल मैरिज? क्या निष्कर्ष निकला? कौन सा पहला वाला क्या है? अरेंज में
अरेंज मैरिज सफल मैरिज, हाथ ऊपर करिए। अरेंज मैरिज सफल मैरिज, लव मैरिज सफल मैरिज, हाँ तो हाँ बताइए 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 बताइए। हाँ हाँ कोशिश ही करने बेटा कुछ। एक देखिए सुनिए, माइक एक ये रहा, माइक माइक ले लीजिए। मेरे हिसाब से अगर विश्वास स्वयं पर बनाना है तो परंपरागत विवाह जो अरेंज मैरिज है वो ज़्यादा सही है, क्योंकि अरेंज मैरिज में जो है विश्वास हम बनाना जो है सीखते हैं, विश्वास का निर्माण करना सीखते हैं। किसी अज्ञात से शादी होती है इसमें, तो उसमें जो है हम सामने वाले पर विश्वास करना सीखते हैं और उससे जो है वो बहुत सारे मैंने रिश्तों को देखा है जो आजकल सफल है। और लव मैरिज में जो है पहले से जिनको जानते रहते हैं उन पर जो है एक प्रकार से आकर्षण हो सकता है, लेकिन अरेंज मैरिज जो है पूर्ण विश्वास का निर्माण करता है, तो शायद वो सही है। बढ़िया। अब वो सोच रहे हैं ताली क्यों बजा रहे हैं, वो तो लव मैरिज बोल रहे थे, वो सोच रहे हैं कि ताली क्यों बजा रहे हैं इसमें। है? दोनों को बोला, अच्छा ठीक है बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक हो गया, क्या हुआ? देखिए हाँ निष्कर्ष तो ठीक है, निष्कर्ष तो आ ही जाएगा। देखिए क्या हुआ, संयुक्त परिवार सुखी परिवार, कितने हाथ? संयुक्त परिवार सुखी परिवार, हाथ उठाइए। संयुक्त परिवार सुखी परिवार या छोटा परिवार सुखी परिवार? छोटे वाले में तो 3 ही बचे हैं, 4 हो गए। हाँ वही, और जो दोनों में ही हाथ ऊपर नहीं किए हैं वो तो शादी से एकदम डरे हुए हैं। नहीं हो भी गया, फिर भी लगता तो है कि क्या क्या सही है, अंदर से महसूस तो होता है ना। तब भी मान लो जिनकी हो भी गई है, लगता तो है कि कुछ कमी है। क्या होने से ठीक होती? जॉइंट होने से ठीक होती है ना, या अकेले होने से ठीक होती? अभी तो देखिए छोटे में भी अब तो ऐसा स्थिति हो गई है, पेरेंट्स तो अलग किए ही किए, अब तो पति पत्नी भी अलग अलग रहते हैं एक ही शहर में। अब तो हम यहाँ पहुंच गए हैं कि पति पत्नी भी जॉब करते हैं, दोनों ही एक ही शहर में अलग अलग फ्लैट रह के लेकर रहते हैं। हम यहाँ पहुंच गए हैं अब तो संयुक्त परिवार की तो बहुत दूर की बात है। तो क्या हो गया, तो क्या सही है? ना लव मैरिज सफल है ना अरेंज मैरिज सफल है। हाँ तो आपको भी थोड़ा सा ताकत लगानी पड़ेगी। मैं शुरू में रख देती, पता है मेरे को, आप थर्ड आंसर देते तुरंत। नहीं ऑप्शन दे देती तो फिर आपको तो सोचने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिल रहा ना उसमें। आपको भी थोड़ा तर्क लगाने की आवश्यकता है ना।
ऑप्शन देने से तो फिर आदमी को कोई सुनने, देखिए सुनने से तो सही चीज ही अच्छी लगती है, बिल्कुल, बेशक वो हमारे अभी जीने में नहीं है, पर स्वीकार क्या होती है, हमको गलत चीज स्वीकार होती है, सही चीज स्वीकार होती है। स्वीकार तो हम सभी को ही सही होता है, बेशक उस सही की हमको हमारे पास योग्यता नहीं है। तो मैं इस ऑप्शन को देती, मुझे 100%, आप थर्ड को ही बोलते सभी। तो समझदार परिवार बराबर सुखी परिवार। क्यों? देखो अभी हम जब यहाँ बात किए थे कि हम परिवार में हमारे बुजुर्ग हैं, है ना, एक हम युवा पीढ़ी हैं, जो मतलब आप हम जो भी आप लोग, अब मान लीजिए अब शादी हो गई है, होने वाली है, तो एक युवा पीढ़ी आप है और एक कल को आपके बच्चे होंगे। तो माता पिता अगर समझदार हैं तो बच्चों के पास जिज्ञासाएं हैं, माता पिता के माध्यम से उनकी जिज्ञासा पूरी हो रही हैं, और ये बच्चे जो भी उत्पादन, जो आप लोग किसी उत्पादन गतिविधि में शरीर की आवश्यकता की पूर्ति में, चाहे बड़ों के लिए चाहे बच्चों के लिए, और अपने लगे हो, तो आप निश्चिंत होकर उस काम को भी कर पा रहे हो। अभी तो आप यहाँ बैठे हो, लग रहा है ये घर में बच्चा ये रो रहा होगा या वो कर रहा होगा, ये हो रहा, मतलब खाना बनाना है। जब सब मिलके हैं, है ना, तो हमें ना बच्चों की चिंता है। तो क्या हुआ, एक बुजुर्ग समझदार हुए, बुजुर्ग अब ऐसा लगता है कि अब हम अपने दादा दादिया उनको या माता पिता को हम दोषारोपण कर रहे हैं, और कल को हम भी यही होने वाले हैं, अब से 30-40 साल बाद हम भी वहीं पहुंचने वाले हैं। तो जैसे दादा दादी माँ मम्मी पापा भी हमारे जीते हैं, हम इतना ही कर सकते हैं, हम उनके प्रति कृतज्ञता का भाव बना के रख सकते हैं। उनका हमको कुछ नहीं करना है ना, उनको हमको नहीं समझाना, जैसे हैं अभी वो, हम उनको उस रूप में ही स्वीकार कर पाए। लेकिन कल को हम माँ बाप बनेंगे, कल को हम दादा दादी नाना नानी बनेंगे, है ना, हमारी स्थिति ऐसी ना हो। इसलिए मेरे को इसको समझना मेरी आवश्यकता है कि मैं अपनी उपयोगिता के साथ हूँ, मैं माता पिता बनती हूँ, है ना, तभी उस आधार में भी अपनी उपयोगिता के साथ हूँ, कल नाना नाना दादी दादे बनते हैं, उसमें भी अपनी उपयोगिता के साथ हूँ। इसका मतलब है परिवार, इसका मतलब है संबंध। संबंध मतलब पूर्ण, संबंध का परिभाषा क्या थी, पूर्णता के अर्थ में अनुबंध। संबंध क्या चीज है, पूर्णता के अर्थ में अनुबंध। हम साथ साथ जी के कैसे एक दूसरे की पूर्णता में सहायक हो जाएं, इसका नाम है संबंध। अब इसका क्या होगा फिर, अरेंज मैरिज सफल मैरिज या लव मैरिज सफल मैरिज? है ना, समझदारी पूर्ण किया गया विवाह बराबर सफल विवाह। क्यों शादी, क्यों लगाओ, शादी करने से पहले लगाओ शादी क्यों, तभी तो पता जब शादी का पर्पज ही नहीं पता होगा तो क्या होगा फिर। अब लगाओ शादी क्यों, जब हमको शादी का पर्पज पता होगा तो सफल होगी। अब शादी का पता ही नहीं है, क्या बोलते हैं अभी शादी कब करनी है, अभी बच्चा, अभी ना मेरा लड़का अभी पैर पे खड़ा हो जाए या लड़की पैरों पे खड़ी हो जाए। अभी क्या योग्यता है शादी करने की, पैरों पे खड़ा होना। अभी पैरों पे नहीं खड़े हो क्या, दो रोटी के लायक हो जाए, अभी रोटी नहीं मिलती है क्या, शादी की योग्यता क्या होगी। तो शादी से पहले 2 शिविर, शादी से पहले 2 शिविर, है ना। मतलब शिविर से मतलब मैं तो मगर मस्ती, मतलब कहने का मतलब ये कि हम एक समझ तो पाए आखिर हमारा जीने का उद्देश्य क्या है, फिर सामने वाला भी समझ पाए कि मैं भी सम्मान पूर्वक जीना चाहता हूँ, सामने वाला जो आ रहा है वो भी सम्मान पूर्वक जीना चाहता है। वो कैसे पूरा होगा, हम आगे आने वाली पीढ़ियों को जन्म देने वाले हैं, उन पीढ़ी को हम क्या दे पाएंगे। शादी होगी, बच्चे होंगे, ना हम ठीक से खुद जी पाए, ना हम बच्चों के लिए कुछ उपलब्ध करा पाए।
इसीलिए आज की पीढ़ी शादी करने से भाग रही है, डर रही है। लड़कियां ज्यादा डर रही हैं आजकल शादी से, लड़के? कैसे बताइए? आजकल शादी से लड़के ज्यादा डर रहे हैं, लड़कियां? आवाज इधर जोर से आ रही है। संख्या इधर कम है, संख्या इधर ज्यादा है, आवाज इधर जोर से आ रही है। देखिए, पहले थे पुरुष पीड़ित संघ। पहले पुरुषों ने महिलाओं को पीड़ित किया, है ना? तो पहले बने पुरुष पीड़ित संघ, और अब दूसरा बनना शुरू हो जाएगा, महिला पीड़ित संघ। जीना दोनों में ही नहीं हुआ। कितने भी हम संघ बना लें, चाहे पुरुष पीड़ित संघ बना लें, चाहे महिला पीड़ित संघ बना लें, जीना तो दोनों में ही नहीं हुआ। पहले पुरुष कमाता था, महिला घर का खर्चा चलाती थी, उसको सम्मान नहीं मिलता था। अब महिला का क्या हो गया कि मैं अपने पैरों पे खड़ा होना है। पहले पुरुष खड़ा होता था, महिला भी खड़ा होना शुरू हो गई। जीना दोनों, पहले पुरुष ने खड़ा होकर देख लिया, महिला ने खड़ा होकर देख लिया, अब जब दोनों ने खड़ा होकर देख लिया तो और स्थिति खराब हो गई। अब दोनों ने खड़ा होकर देख लिया तो स्थिति और खराब होगी। पहले वो पति परमेश्वर होता है, ऐसे सोच के आती थी, क्योंकि वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उसके ऊपर निर्भर थी कहीं ना कहीं। अब क्या हो गया, जितना तुम कमाते हो उतना मैं कमाती हूँ या उससे ज्यादा कमाती हूँ, मैं क्यों झेलूं? भाई कम से कम कहीं भय, आस्था, जो भी मान्यता थी उसके आधार पर हम एक दूसरे को झेल लेते थे। समझदारी तब भी नहीं थी, समझदारी अभी भी नहीं है। समझदारी भाई जो हमारे मम्मी पापा की पीढ़ी थी, या हम लोगों की बोले, समझदारी तब भी नहीं थी, समझदारी अब भी नहीं है, पर कम से कम कहीं आस्थावश, है ना, भय आस्थावश, है ना, लोग क्या कहेंगे, यही डर रहता था। अरे कल को छोड़ के चले गए तो लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे। इस भय के कारण कम से कम हम नियंत्रित तो थे। अब तो क्या हो गया, लोग, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कह रहा कहने दो। तो कम से कम पहले शादी भय और आस्था के आधार पर चल गई, अब स्थिति और खराब हो गई है। अब दोनों कमाने लगे हैं, वो कहता मैं क्यों सुनूं, वो बोलती है मैं क्यों सुनूं। क्यों? क्योंकि हमको संबंध पकड़ में नहीं आया, शादी क्यों? लगता है कि अगर झेलने झिलाने का ही नाम शादी है तो नहीं करना है। अगर शादी करके झेलना ही है एक दूसरे को तो शादी नहीं करना है। इसलिए आज की युवा पीढ़ी शादी से भाग रही। आपका तो फिर भी चलो ये छोटा शहर, बड़े शहरों की तो बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है। क्योंकि जब संबंध नहीं पकड़ में आया। अब देखिए ये बाय एजुकेशन हमको शुरू से ही बच्चे को, जब वो क्लास 1 में है, देखिए हम लोग जो भी स्कूल चलाते हैं इसके विद्या के आधार पर, अभिभावक विद्यालय रायपुर में, अछोटी में भी, तो उसमें देखिए हम नर्सरी के बच्चे को माँ के उपकार बताते हैं। नर्सरी से ही बच्चे को माँ के उपकार, क्योंकि सबसे पहले ज्यादा बच्चा किससे जुड़ा है? माँ से ही जुड़ा है। तो बच्चे से, नर्सरी के बच्चे से ये पूछते हैं कि आपकी मम्मी आपके लिए क्या क्या करती है। 3 साल का बच्चा बता सकता है? नहीं, मम्मी मेरे को नहलाती है ना, मम्मी मेरे को तैयार करती है, मम्मी मेरे को दूध पिलाती है, मम्मी ले खाना, मतलब कितने उपकार बताता है वो। जैसे फिर होता है फिर पापा के उपकार, फिर दादी क्या करती है, फिर दादाजी क्या करते हैं, मतलब परिवार, क्योंकि छोटा बच्चा वहां से तो देख ही रहा है 3 साल से, तो एक दूसरे के जो उपकार हैं वहां से हम लोग शुरू करते हैं। तो ये बाय एजुकेशन है ना,
कैसे दिया जाए, क्लास 1 में क्या दिया जाए, क्लास 2 में क्या दिया जाए, जब इस तरह की शिक्षा होगी तो वास्तव में हमारा फिर संबंध क्या है, पति पत्नी संबंध क्या है, भाई बहन, हमारा पूरा ही है ना, भाई बहन संबंध क्या है, पति पत्नी संबंध क्या है, मित्र मित्र संबंध क्या है। अभी तो मित्र मित्र संबंध में सब कुछ एकदम गड्ढा है पूरा, जिसको मित्र मित्र संबंध बोलते, पूरा गड्ढा है वो। बस हम तो मित्र मित्र हैं, अब उसमें कुछ भी बोल दो फिर। तो बायो एजुकेशन कैसे हो, है ना, इसीलिए मतलब जो भी शेयरिंग हो रही है इसी अर्थ में हो रही है कि कल को आप लोग सब बच्चों को पढ़ाने वाले हो, है ना, आपके हाथों में कितना लंबा, कितने बच्चों का भविष्य है। जब हमारे पास कोई चीज होगी तो हम बच्चों को दे पाएंगे। बढ़िया, चलिए। तो हम जो आचरण की बार बार बात कर रहे थे कि कैसे पता चलेगा किसी का आचरण निश्चित है, आचरण आचरण आचरण, बहुत सब सुना हमने पूरे शिविर में, है ना। किस पर विश्वास करते हैं? जिसका आचरण निश्चित होता है। सुनाए बार बार शब्द। अब देखिए उस आचरण को अब रख पाएंगे, पहले दिन आचरण को रखते तो नहीं पहुंचता। कैसे पता चलेगा किसी चीज का आचरण निश्चित है? कि उसकी व्यवस्था में भागीदारी होने से उसका आचरण हमको पता चलता है। पंखे का आचरण निश्चित है कि हवा दे रहा है, जिस दिन हवा देना बंद कर दिया इसका मतलब आचरण इसका निश्चित नहीं है, इसके अंग अवयव में तालमेल नहीं है। अब मानव का आचरण, अच्छा ये टाइम का क्या है? टाइम का क्या है आप लोगों का? मैं टाइम तो नहीं, मैं देखो, मेरे को तो 5 दिन बोलोगे, 5 दिन भी और है 10 दिन भी चल सकते हैं। तो आप बताइए फिर उसके बाद कैसे रहेगा? 20 मिनट के बाद मूल्यांकन शुरू करना है, क्लास शुरू करना है, कैसे करना है? या तो बस नहीं, मूल्यांकन ही शुरू कर लेते हैं। मैं मानवीयतापूर्ण आचरण को 2-3 लाइन में रख देती हूँ बस। नहीं मूल्यांकन नहीं, फिर 20 मिनट का ब्रेक लेंगे, 20 मिनट का ब्रेक लेके फिर तुरंत मूल्यांकन शुरू कर लेंगे, ठीक है? चलिए, मानवीयतापूर्ण आचरण का मतलब है, भी लिखने की जरूरत नहीं, इसको ऐसी शॉर्ट में रख देती हूँ। मानवीयतापूर्ण आचरण का मतलब है मूल्य, नैतिकता और चरित्र। मानवीयतापूर्ण आचरण मतलब मूल्य, इसको बोलते हैं मानवीयतापूर्ण आचरण। मूल्य, नैतिकता और चरित्र, इसको बोलते हैं मानवीयतापूर्ण आचरण। क्या चीज है मूल्य? मूल्य क्योंकि अपने डिटेल में स्थापित मूल्य की बात किए थे, शिष्ट मूल्य की उसके नाम लिखे थे। कितने मूल्य हैं टोटल? 30। मूल्य कितने हैं? 30। विश्वास से शुरू किए थे कि बिना विश्वास के कुछ नहीं होगा। विश्वास आधार मूल्य और प्रेम पूर्ण मूल्य। और फिर बाद में स्थिति के बाद गति है, स्थिति है मूल्यों की तो फिर गति के रूप में शिष्ट मूल्य। और फिर सुख, शांति, संतोष, आनंद, जीवन मूल्य। धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा, मानव मूल्य। और वस्तु मूल्य मतलब उपयोगिता मूल्य और कला मूल्य, 2 ये शरीर के अर्थ में। ये 30 मूल्य। अभी हम किन में काम कर रहे हैं? ज्यादातर 2 में ही कर रहे हैं। वस्तु मूल्य मतलब उपयोगिता। कभी कभी लगता है हाँ बच्चे के लिए हम अच्छा सोचते हैं, कुछ करते भी हैं, पर निरंतरता नहीं है उसमें। बच्चे के लिए भी दूसरों के लिए भी ऐसा नहीं है, मतलब करते हैं पर उसमें कंटिन्यूटी नहीं है। एक क्षण हमको अपने पे विश्वास नहीं है
एक क्षण लगता है मैं सब कुछ ठीक है, हाँ सब कुछ, एक आधा घंटे बाद हमको अपने पे ही भरोसा नहीं है। तो जब विश्वास ही नहीं हो पा रहा, बाकी तो कहाँ खड़े हैं। और नैतिकता का मतलब है धर्म नीति, अर्थ नीति और राजनीति। इनके डिटेल में पूरा बहुत है। नैतिकता का मतलब है धर्म नीति, अर्थ नीति और राजनीति नहीं है, राज्य नीति। राज्य धर्म मतलब अर्थनीति का मतलब है तन मन धन का संरक्षण, सॉरी तन मन धन का संवर्धन, मतलब तन मन धन को बढ़ाना, मतलब अर्थनीति। तन मन धन का उत्पादन, तन मन धन का मतलब बढ़ाना, मतलब संवर्धन। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? अर्थनीति। तन मन धन का संवर्धन, सदुपयोग तो उसमें धर्म नीति में आ गया, ठीक हो गया। अर्थनीति का मतलब होगा तन मन धन का संवर्धन, मतलब उसको उत्पादन करना है ना, बढ़ाना। और धर्म नीति का मतलब हो गया तन मन धन का सदुपयोग, धर्म नीति। तन मन धन का सदुपयोग, धर्म नीति। राजनीति का मतलब क्या होगा? तन मन धन की सुरक्षा। भाई कोई चीज हमने उत्पादन की है ना, मान लो पैसा है, हमने उत्पादन किया, उसका संरक्षण, धान है हमने पैदा किया, कुछ भी है, तो पहले इसको उत्पादन करना, इसका संरक्षण करना है ना, और इसका सदुपयोग करना। इसका मतलब होगा धर्म नीति, अर्थनीति और राजनीति। ठीक हो गया। इसका फिर डिटेल में चर्चा है, खुलता तो फिर एक एक करके शब्द को खोलते। चरित्र का मतलब है स्वधन, स्वधन, स्वनारी, इसको बोलते हैं चरित्र। चरित्र किसको बोलते हैं? चरित्र। मूल्य, 30 मूल्य हैं, नैतिकता, धर्मनीति, अर्थनीति, राजनीति और चरित्र। स्वधन, स्वधन, स्वधन किसको बोलते हैं भाई? एक तो मैं उत्पादन करके पाता हूं, लिख लीजिए। स्वधन किसको बोलते हैं? एक तो जो हम कोई भी उत्पादन करते हैं, कोई भी हम श्रम करते हैं, उस श्रम का जो प्रतिफल है, किसको बोलते हैं? स्वधन, मतलब प्रतिफल। कुछ हमने किया, उसका जो हमको फल मिला, प्रतिफल। चाहे हमने किसी की सेवा की है ना, चाहे उत्पादन किया, तो जो भी है, जो करने के रूप में जो प्रतिफल मिला, उसको बोलते हैं स्वधन। दूसरा, नहीं, स्वधन 3 प्रकार का होता है। स्वधन मतलब कैसा? एक तो मतलब जो हमने उत्पादन किया है ना, उसके बदले जो मिला, और दूसरा पुरस्कार, मतलब हमने कुछ ऐसा काम किया, उसके अर्थ में हमको कुछ मान सम्मान जो मिलता है ना, उसके आधार पर कुछ वस्तु भी मिलती है, वो भी स्वधन है। मतलब वो क्या हुआ कि और हमने कुछ समाज के अर्थ में और कुछ बड़ा काम किया है, उसके अर्थ में जो हमको कोई पुरस्कार मिलता है, उसको स्वधन बोलते हैं। और तीसरा है उपहार। उपहार जो संबंधों के रूप में दिया जाता है,
ठीक हो गया। तो स्वधन 3 प्रकार का होता है, उपहार, पुरस्कार और उत्पादन बोले या फिर प्रतिफल। प्रतिफल ज्यादा शब्द अच्छा है, मतलब कुछ हमने किया उसके बदले हमको जो मिला, प्रतिफल। तो पुरस्कार है ना, उपहार और प्रतिफल, इसको बोलते हैं स्वधन। ये 3 प्रकार का होता है। और चरित्र, सॉरी क्या नाम है, स्व नारी स्व पुरुष, इसमें तो कहने की आवश्यकता है ही नहीं। विवाह पूर्वक है ना, एक पुरुष जो होता है जिससे शादी होती है, ताउम्र उस संबंध को जीना। भाई जिससे शादी एक स्त्री है चाहे एक पुरुष है, वो दोनों के लिए लागू है। वो स्त्री के लिए लागू या पुरुष के लिए लागू है ऐसा नहीं, वो दोनों के लिए लागू है। तो विवाह पूर्वक है ना, जो विवाह बंधन जो विवाह हुआ उस अर्थ में जो एक स्वीकार हुआ, समाज विधि से जो स्वीकार हुआ है ना, जो एक संबंध है, उसको बोल रहे स्व पुरुष स्व नारी, इसको बोल रहे चरित्र पूरा मिला के। विवाह द्वारा स्वीकृत पुरुष या विवाह द्वारा स्वीकृत नारी, इसको बोल रहे हैं स्व नारी स्व पुरुष। अब देखिए जब इस तरह का आचरण होगा समाज में व्यवस्था होगी या अव्यवस्था होगी? व्यवस्था ही होगी। चलिए बढ़िया, थैंक यू। चलो बढ़िया। हाँ अच्छा, दयापूर्ण का कार्य व्यवहार का मतलब है कि मतलब दया में देखिए दोनों ही चीज आ रही हैं कि समझदारी के, जिसके पात्रता के अनुसार वस्तु उपलब्ध कराना। पात्रता, मेरे पास पात्र तो है, बर्तन तो है, लेकिन वस्तु नहीं है। कैसे? भाई मेरे पास पात्र है, मैं समझने के, मेरे पास आशा विचार इच्छा तो है मेरे पास समझने के लिए, लेकिन वस्तु क्या समझूं वो पता नहीं है। ठीक हो गया। बर्तन मेरे पास है, बर्तन में डालूं क्या वो पता नहीं है। तो मेरे पास आशा विचार इच्छा मतलब कल्पनाशीलता तो है मेरे पास, लेकिन कल्पनाशीलता के माध्यम से मैं क्या समझूं, वस्तु है ना, उसको उपलब्ध करा देना। ठीक है। का योगदान है, चाहे स्वतंत्रता आंदोलन हो, चाहे सैन्य आंदोलन हो। आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जल थल नभ तीनों सेनाओं में महिलाओं का भरपूर योगदान है। शिक्षा से लेकर के, स्वास्थ्य से लेकर के, चिकित्सा से लेकर के ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा है जिसमें महिलाओं का योगदान नहीं है। इवन हम 40-42 डिग्री के टेम्परेचर में घर में रहते हैं, एसी चलाते हैं। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि थार के रेगिस्तान में 50 डिग्री टेम्परेचर में बीएसएफ में है ना, फ्रंट लाइन में महिलाएं अपनी ड्यूटी निभाती हैं। तो ये है ना, तो ये बोलने की जगह नहीं है, ये महसूस करने की जगह है। तो पूरा जो इतिहास है वो नारियों के योगदान से भरा पड़ा है। हमारे इतिहास में देखेंगे तो ऋग्वैदिक काल में यदि हम देखें तो महिलाओं को तमाम तरह के अधिकार प्राप्त थे। वो गृह स्वामिनी होती थी। गृह स्वामिनी मतलब घर की व्यवस्था को संचालित करने वाली। उसको यज्ञों में भाग लेने का पूरा अधिकार था, है ना। इसके अलावा उन्हें शिक्षा का अधिकार था। ऐसे बहुत सारे अधिकार प्राप्त थे। बाद में उत्तर वैदिक कालीन व्यवस्था आई। आप इतिहास में नज़र डालेंगे तो ये चीज़ आपको समझ में आया। उत्तर वैदिक कालीन जब व्यवस्था आई, समाज आया, तो उस स्वरूप उसके साथ साथ महिलाओं की स्थिति में गिरावट हमको देखने को मिली है। परंतु उसके बावजूद भी महिलाओं ने अपने अस्तित्व को, अपने योगदान को, अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। उसी की बदौलत है कि जितने भी पुरुष समाज है वो अपने कर्तव्य एवं दायित्व को बेहतर तरीके से निभा पाया है, क्योंकि उसके बैकबोन में कोई महिला उसको सपोर्ट कर ही रही थी, चाहे वो पत्नी के रूप में हो, माँ के रूप में हो, चाहे बहन के रूप में हो। आज भी समाज में कोई व्यक्ति अच्छे आचरण के साथ प्रस्तुत होता है, नियमों को सम्मान करता है, तो उसके पीछे में उसका बैकग्राउंड एक महिला का ही है, क्योंकि वो अपने घर में अपनी माँ को, अपनी बहन को, है ना, अपनी पत्नी को देखता है। और जो व्यक्ति जितना इस बात को समझता है, समाज में उतने बेहतर आचरण के साथ, सही व्यवहार के साथ जीता है और जी करके दूसरों को जीने के लिए प्रेरणा देता है। तो इतिहास जो है पूरा महिलाओं
का जो योगदान है उससे भरा पड़ा हुआ है ना। मैं कुछ शब्दों में इसको नहीं बोल सकता, बोलूँगा तो 2-3 घंटा तो बोल ही सकता हूँ, है ना, क्योंकि इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ और ग्रेजुएशन से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक इतिहास को बहुत अच्छे तरह से मैंने पढ़ा है। इवन आपको पता होगा रूसी क्रांति है, रूस में क्रांति हुआ था और बहुत ही ज़बरदस्त क्रांति हुआ था जिसमें समाज को पूरा बदल करके रख दिया था। उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान था। तो ये इस तरह से योगदान शुरू हुआ 1911 में सर्वप्रथम ये योगदान शुरू हुआ महिला दिवस मनाने का। उसके बाद फिर 29 में, उसके बाद फिर सब लोगों ने तय किया संयुक्त राष्ट्र ने कि 8 मार्च को महिला दिवस के रूप में मनाया जाए और वहीं से ये परंपरा चली आई है। और आज हमें इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे बीच में महिला दिवस के अवसर पर एक ऐसी महिला है जिन्होंने अपने जीवन को, पारिवारिक दायित्व को एक बखूबी निभाया है और साबित किया है कि एक महिला का क्या योगदान होना चाहिए, उनका क्या कर्तव्य होना चाहिए, क्या जिम्मेदारी होना चाहिए और किस तरह से एक महिला पुरुष को सही मार्ग में अग्रसर होने के लिए पल प्रतिपल, है ना, एक परछाई की तरह जिंदगी जी सकती है और जीने के लिए प्रेरित कर सकती है। उसके उदाहरण के रूप में हमारे बीच में निताशा दीदी है। जहाँ तक मैं जानता हूँ इस विद्या से मेरा परिचय 2012 में हुआ था, जुलाई महीने में, जब गुजरात में शिविर हुआ था दीदी। हाँ, गुजरात में तो भैया का शिविर हुआ था, रेसिडेंशियल शिविर, वहाँ मैं गया था। तो वहाँ से लेकर के आज तक जिस व्यक्ति के संपर्क में रहते हैं उसके बारे में जानने के लिए जिज्ञासा होती ही है। तो नित्य प्रतिपल हम शोध करते ही रहते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है, इसका जीना कैसा है, आचरण कैसा है, ये सारा चीज़। तो कुछ लोग ऐसे हैं विद्या में जिनको देख करके, है ना, आपको किसी मंदिर देवालय से कम का आभास नहीं होगा। उनमें से एक जो है वो दीदी हैं और भैया हैं। तो और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे सुवर्णा दीदी हैं, योगेश भैया हैं, गणेश बागड़िया भैया हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। कुछ लोगों को मैं जानता भी नहीं नाम, लेकिन उनकी स्मृतियां मेरे मानस पटल पर अंकित है। तो इस तरह से लोगों का योगदान है और महिलाओं ने, और आज इस जीवन विद्या का ये जो कंटेंट है हमको उपलब्ध हो रहा है, उसमें जितनी भागीदारी पुरुष प्रबोधकों की है उतनी ही भागीदारी महिला प्रबोधकों की भी है। और महिलाओं ने उस चीज़ को आगे लाने में और उसके क्रियान्वयन में ज़्यादा बेहतर योगदान दिया है। क्योंकि कुछ प्रबोधक ऐसे हैं जिनको मैंने पर्सनली पूछा कि भाई आप ये चीज़ कैसे कर पाए करके, तो उन्होंने बताया कि हमारी जो जीवन संगिनी है उन्होंने हमको पूरा सहयोग दिया, इसलिए हम इस पायदान पर खड़े हैं। उनमें से एक अभी बीच में श्रवण भी आए थे, वो बोल रहे थे मुझे कौन सा कपड़ा, है ना, पहनना है, मेरा कपड़ा प्रेस हुआ कि नहीं हुआ, मुझे कहाँ जाना है, कैसे करना है, परिवार की क्या जिम्मेदारी है, ये सब चीज़ का मुझे कोई ख्याल नहीं रहता करके, ये सारी जिम्मेदारी मेरी श्रीमती जी करती हैं करके। तो ये वही बात है, किसी शब्द में, किसी वाक्य में इसको आप रेखांकित नहीं कर सकते। इसके लिए आप उस गरिमा को, उस चीज़ को समझना पड़ेगा और जितना ज़्यादा हम समझेंगे उतना ज़्यादा उस चीज़ को आत्मसात कर पाएंगे और उस चीज़ को गौरवान्वित तरीके से हम प्रस्तुत कर पाएंगे। तो महिला दिवस, यदि अभी वर्तमान परिदृश्य में यदि ऐसा देखा जाए तो महिला दिवस मनाने के पीछे यह है कि महिलाओं का क्या योगदान है, उनकी क्या भूमिका है, उसकी समाज में क्या स्थिति है, उसको पहचाना जाए और पहचान करके उसको बेहतर स्वरूप दिया जाए और उनके गौरव एवं सम्मान को आगे बढ़ाया जाए। बस इतना ही कहना चाहूँगा। आप सब लोगों ने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सारगर्भित ढंग से आपने नारी शक्ति के बारे में वर्णन किया है सर, इसके लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद। और कहते हैं कि नारी शक्ति है, नारी ही सृजन है, नारी ही प्रेरणा है। चाहे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो या कल्पना चावला हो, मदर टेरेसा हो या किरण बेदी हो, हम हर महिला अपने आप में एक मिसाल है। आज के इस मंच से हम उन सभी महिलाओं को सादर प्रणाम, वंदन करते हैं, सलाम करते हैं, जिन्होंने अपने साहस, मेहनत और समर्पण से दुनिया को एक नई दिशा दी है। हमारे समाधान महाविद्यालय में भी बहुत ही नारी शक्ति को जो है गौरवान्वित करने वाली महिला शिक्षक हैं, जिन्हें मैं सादर मंच पर आमंत्रित करता हूं। आज उनका भी यहाँ पे सम्मान होना है और हमारे समाधान कॉलेज के डायरेक्टर श्री अविनाश तिवारी सर से आग्रह करूंगा कि उनको जो है नारियल और गिफ्ट देकर सम्मानित करें। लिस्ट क्या?
जिन्होंने अपने शैक्षणिक यात्रा में समाधान को और चेतना विकास मूल्य शिक्षा को शामिल किया। अपनी शैक्षणिक यात्रा में जो आप लोगों ने चेतना विकास मूल्य शिक्षा को शामिल किया है, वो 6 दिन का मात्र शिविर नहीं है, ये आप लोगों का लाइफ का टर्न है, यू टर्न है। और मुझे आज इस बात को बोलते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि इस समाधान महाविद्यालय के इस हाल में मैं अपनी दीदी निताशा त्यागी मैम को बीच में पाकर अति प्रसन्न हूँ, क्योंकि इनके जो मास्टर हैं भाई मिस्टर सोमदेव त्यागी जी, वो पूरे भारत नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव चेतना विकास के लिए बहुत ही अच्छा कार्यक्रम अपने स्वयं के ऊर्जा के साथ, अपने स्वयं के परिवार के साथ, अपने पूरी शक्ति के साथ कर रहे हैं। इसका एक वीडियो जो भैया का दिल्ली, गुजरात और ये यहाँ होता है, उसको हम लोग पार्ट पार्ट में आप लोगों को दिखाएंगे। इतने कार्यक्रम में हजारों लाखों लोग एक साथ स्टेडियम में बैठ के सुनते हैं, उनका टाइम हम लोग को नहीं मिल पाता है। लेकिन मुझे गर्व ये है कि इस महाविद्यालय की नींव जब रखी जा रही थी और जब इसमें नीति निर्धारण किया जा रहा था कि शिक्षा की रोशनी में, चेतना विकास मूल्य शिक्षा की रोशनी में समाधान महाविद्यालय के बीएड संकाय को, आईटीआई को और डिग्री को संचालित करेंगे, ये मुझे बड़ा गर्व होता है कि आज वो अपने कमिटमेंट पे इतने खरे हैं कि वो अगर नहीं आ पा रहे हैं तो आज दीदी जो उनके परिवार मतलब अभिन्न अंग को अपने बीच में, अपने इस बीच में, हमारे बीच में भेज दिए और हम लोग इनसे 6 दिन हमको दीदी टाइम दे दी। सबसे पहले तो मैं बहुत कृतज्ञता व्यक्त करूँगा कि आपने 6 दिन हमारे इस महाविद्यालय के छात्रों को दिया। साथ में ही मैं आए हुए और दीदी को भी प्रणाम करते हुए अपनी कुछ बातें कहना चाहूँगा कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप सब लोगों को एक अच्छी शिक्षा के रूप में, एक अच्छे सोच के रूप में, एक अच्छे दिशा के रूप में एक जानकारी जो यथार्थ है, जिसको जो लोग जी रहे हैं उनसे आपको मिल रहा है। आप लोगों ने महसूस किया होगा इस 6 दिन में कि हम लोग कोई नहीं है, मेरे ख्याल से स्टाफ भी नहीं, प्रिंसिपल भी नहीं है, ये जो भी स्टाफ सिन्हा सर हैं कि जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं वो उपस्थित हैं, लेकिन हम लोग पूरी व्यवस्था आप लोगों के स्वयं विवेक से अपने आप को आकलन करना है, स्वयं मूल्यांकन करना है कि आपने 6 दिन में क्या सीखा है और क्या पाया है। और ये गर्व की बात है कि मेरी बहनें जो हैं, जो गर्ल्स छात्राएं हैं, ये उनकी उपस्थिति देख के मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। मुझे आशा और विश्वास है कि आने वाले समय में हिंदुस्तान में इन्हीं छात्राओं की वजह से हमारे समाधान महाविद्यालय का नाम रोशन होगा। जिन छात्रों को ये कंटेंट जो है सीधे अगर पहुंचा है तो निश्चित तौर पे मान के चलिएगा कि आप उसमें अध्ययन कंटिन्यू और भी कर सकते हैं। हम लोगों ने एक डिपार्टमेंट भी बना के रखा है। हमारे पास एक्सपर्ट लोग हैं, 12 साल से अध्ययन कर रहे हैं सिन्हा सर। वो रहते भले चुप हैं, लेकिन उनको ज्ञान इतना ज़्यादा है कि हम मतलब आपको महसूस हो जाएगा। वो आपके टीचर्स भी हैं। नंदनी बहन है, ये भी शिक्षा में काफ़ी काम की हैं, चेतना विकास मूल्य पे काम किए हैं। हम उस और भी एक्सपर्ट लोग हमारे पास, उमेश राजपूत सर हैं, और वो दीदी का हम भावना दीदी हैं, रेखा दीदी लोग भी हैं, और हमारे स्टाफ के और भी ऐसे स्टाफ हैं जो जिनको इनकी बारीकी इतनी मतलब अधिक हो गया दीदी कि मतलब हम लोग निरंतर जी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग का पढ़ना पढ़ाने का काम है और व्यवस्था को देखना और देखने का काम है। निरंतर जीने में हम लोग के नहीं आया है, लेकिन जीने में जिस दिन आ जाएगा निश्चित तौर पर मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि समाधान महाविद्यालय आपको अपने नाम के अनुरूप काम करके दिखाएगा। क्योंकि आप लोग जब भी इस महाविद्यालय से निकल के जाएंगे, अपने पारिवारिक जीवन में जाएंगे, जिनकी शादी नहीं हुई है वो 1 से 2 हो जाएंगे, 2 से 4 हो जाएंगे, लेकिन ये बात मान के चलना, ये चेतना विकास मूल्य शिक्षा का जो 6 दिन का अध्ययन है, ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए, आपके गांव के लिए, आपके प्रदेश के लिए, आपके देश के लिए एकदम हितकर रहेगा। निश्चित तौर पर हितकर रहेगा। हमें अपने आप को अपने से मिलने का एक मौका जो समाधान महाविद्यालय में इस 6 दिन में दिया है, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि इसको स्मरण जरूर करिएगा। जो आज डायरी पे लिख के जा रहे हैं 6 दिन में, उसको जरूर कुछ ना कुछ जैसे अपन अपने दैनिक क्रिया में, दैनिक दिनचर्या में उसको शामिल करिएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।
आप सभी लोगों का रुझान चेतना विकास मूल्य शिक्षा की ओर बना रहे, अपने अपने संकाय के साथ ही चेतना विकास मूल्य को अपने जीवन में आत्मसात करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। जय हिंद, जय भारत। और दीदी दोनों दीदी को मैं खास करके ये कहना चाहूँगा कि हम लोग सिर्फ माँ बोलने से पूरी बात पूर्ण विराम लग जाता है, उसके बाद और कुछ नहीं बोल सकते। तो सोम भैया अगर हमारे इस समाधान महाविद्यालय के एक पिता तुल्य हैं, तो आप हमारे इस समाधान महाविद्यालय की माता तुल्य हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। भैया मूल रूप से सम्मान के बारे में बोल रहे थे, है ना। सम्मान मतलब सम्यक मान, सम्यक मान मतलब सही सही आकलन, जो जैसा है उसको वैसा ही जानना और उसके अनुसार मानना, है ना। तो जो जैसा है यहाँ, जिसकी जैसी यहाँ उपस्थिति है, जैसी भागीदारी है ना, उसके आधार पे हमको आकलन करना है, ठीक है ना। ठीक, तो बहुत बहुत मैं भैया का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप अपने बहुमूल्य समय में से हमारे लिए अपना समय निकाले और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना भरपूर सहयोग दिए। इसके लिए समाधान महाविद्यालय परिवार, समस्त स्टाफ और समस्त विद्यार्थियों की तरफ से मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं भैया। बहुत बहुत धन्यवाद।